आज तक आपने चीन नाम के एक ही देश के बारे में सुना होगा, लेकिन इस दुनिया में दो देश ऐसे हैं जो चीन नाम पर अपना दावा करते हैं। ये बेहद दिलचस्प है कि जो चीन पूरी दुनिया में अपने नकली सामान के लिए बदनाम है, वो खुद असल में असली चीन और नकली चीन के मुद्दे से परेशान है। जी हाँ, एक तरफ है शी जिनपिंग वाला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो दूसरी तरफ है त्साई इंवेन वाला रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम ताइवान के नाम से जानते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान कोई अलग देश नहीं है, बल्कि उसी का हिस्सा है, जबकि ताइवान अपने आप को एक अलग देश घोषित करता है। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और वर्ल्ड हिस्ट्री के अपने इस स्पेशल सेगमेंट में मैं आपको बताने जा रही हूं कि चीन और ताइवान दोनों ही देश चीन नाम पर दावा क्यों करते हैं, चीन और ताइवान के रिश्तों की अब तक की पूरी कहानी और इन दोनों देशों के बीच इतनी कड़वाहट क्यों है। इस कहानी को लेकर हम आगे बढ़ें, उसके लिए आपको 4 चीजें पकड़ के रखनी होंगी। जब हम बात करेंगे पुराने इतिहास की, तो आपको एक मिन साम्राज्य का ध्यान रखना होगा, एक चिन साम्राज्य का ध्यान रखना होगा। जब हम ताइवान और चीन के आधुनिक इतिहास की बात करेंगे, तो आपको 2 पार्टियों का नाम पकड़ कर रखना होगा। एक है चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी और एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। आइए जरा देख लेते हैं कि ये चाइना और ताइवान आखिरकार इस दुनिया के ग्लोब पर हैं कहां पे। चीन भारत के पूर्व में स्थित है और ताइवान मेनलैंड चीन के पूर्व में समुद्र के बीच बसा है, शंघाई से नीचे की तरफ और हांगकांग से करीब 700 किलोमीटर दूर। चीन और ताइवान दोनों का रहन सहन, लोगों की बनावट भी एक जैसी है। दोनों का इतना पुराना पारंपरिक रिश्ता है कि इन दिनों ताइवान और चीन दोनों जगह पर ट्रेडिशनल लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेशंस का टाइम है। स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु के स्वागत के लिए हफ्ते भर का ये उत्सव मनाया जाता है, लेकिन चाइना और ताइवान दोनों के रिश्ते जेठ की गर्मी की तरह जल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ताइवान पर अपना दावा करने वाला चीन खुद को अलग देश घोषित करने वाले ताइवान को कई बार धमकियां दे चुका है, लेकिन इसके बाद भी ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंवेन ने चीन को हैप्पी न्यू ईयर विश किया। इसके साथ ही कहा कि ताइवान चीन के दबाव के आगे झुकेगा नहीं। ताइवान को अमेरिका का समर्थन मिलने के बाद चीन ताइवान से इतना चिढ़ गया है कि ताइवान ने कुछ समय पहले चीन से बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन चीन ने उसे चीप ट्रिक कहते हुए ठुकरा दिया। चीन और ताइवान के बीच झगड़े की जड़ को समझने के लिए यह जानना पड़ेगा कि आखिरकार ताइवान बना कैसे। ताइवान की धरती के हम पिछले 400-500 सालों के लिखित इतिहास पर ज्यादा फोकस रखेंगे, हालांकि उससे भी पहले कई सदियों तक यहाँ मलायो पॉलिनेशियन लोगों का राज रहा था। आज धरती के जिस हिस्से को हम चीन या ताइवान के नाम से जानते हैं, वो एक समय मंगोल साम्राज्य का हिस्सा थे। फिर यहाँ पर येलो रिवर बेसिन में रहने वाले हान लोगों के सामने वो टिक नहीं पाए और मंगोलों का पतन हुआ। 1368 से 1644 तक यहाँ हान समुदाय का मिंग साम्राज्य रहा। आपको पता है, हान दुनिया का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है, इतना बड़ा कि दुनिया की 18% आबादी का ताल्लुक कहीं ना कहीं हान समुदाय से है। लेकिन फिर वो मांचू एथनिक माइनॉरिटी के उन शासकों से हार गए जो मंचूरिया में राज करते थे। लेकिन फिर ये इलाका मिन डायनेस्टी से चिन डायनेस्टी में बदला। शायद मंचूरियन नाम भी मंचूरिया से ही आया होगा। 1618 से 1683 तक चले इस ट्रांसफॉर्मेशन को मांचू कॉन्क्वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद लंबे समय तक 1644 से 1912 तक प्रॉपर चाइना में यहाँ चिंग डायनेस्टी रही। चीन नाम भी शायद चिन डायनेस्टी से ही पड़ा होगा। प्रॉपर चाइना आज के चीन का एक छोटा सा हिस्सा था। चिंग शासन में ही मिंग शासन के हिस्सों आउटर मंचूरिया, मंगोलिया, शिनजियांग, तिब्बत और ताइवान का एकीकरण किया गया। गौर कीजिए कि अब तक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना एक ही साम्राज्य में आते थे, लेकिन जब यूरोपियन और पश्चिमी देशों के लोगों के आने के बाद चिंग डायनेस्टी का पतन होना शुरू हुआ, तभी से ये चीन और ताइवान में झगड़े की जड़ शुरू हुई। करीब 1500 ईस्वी सदी में ऐसा माना जाता है कि इस दौरान आज जिसे हम ताइवान के नाम से जानते हैं, उस द्वीप किनारे कुछ यूरोपियन नाविक पहुंचे। ये द्वीप उन्हें इतना सुंदर लगा कि उन्होंने इसका नाम रखा इला फॉर्मोसा, यानी इसका मतलब होता है कि एक खूबसूरत द्वीप। 1624 में डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी ने ताइवान के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर अपना बेस बना लिया। स्थानीय लोगों को चावल और गन्ने की खेती में लगा दिया। यहाँ से इस इलाके का डेवलपमेंट शुरू हुआ। 1626 में स्पेन से कुछ लोग यहाँ घूमते फिरते पहुंचे और उन्होंने पूर्वी ताइवान में अपना बेस बना लिया, लेकिन फिर डच लोगों ने उन्हें 1642 में वहां से खदेड़ दिया।
लेकिन मिंग राज परिवार के जिन लोगों को चिंग साम्राज्य के लोगों ने हराकर खदेड़ दिया था, उनका क्या हुआ? 1662 में वो अपनी जान बचाकर भागते हुए इला फार्मोसा पहुंचे और मिंग साम्राज्य के वफादार झेन चेंगगांग ने यहां पर डच लोगों को हराकर खदेड़ दिया और इस द्वीप पर अपना राज कायम कर लिया। लेकिन जो आता है उसे जाना भी पड़ता है। चिंग साम्राज्य के लोग मिंग साम्राज्य के लोगों को ढूंढते हुए इला फार्मोसा पर पहुंच गए और 1683 में चिंग डायनेस्टी ने ताइवान के पश्चिमी और उत्तरी समुद्री किनारों को अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर 1885 तक ताइवान को चिंग साम्राज्य का एक संपूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। 1895 तक लगभग ऐसा ही चला, लेकिन इसके बाद दुनिया बदल रही थी। राजशाही को खत्म करने के लिए दुनिया भर में क्रांतियां हो रही थीं। राजशाही से राजनीतिक पार्टियों के हाथ में सत्ता आ रही थी। चिंग साम्राज्य के आखिरी दिनों में जापान में चीन की राजशाही के खिलाफ सीक्रेट सोसाइटीज काम कर रही थीं। इस बीच चीन और जापान का पहला युद्ध हुआ। इसमें जापान जीत गया। चीन को ताइवान उसे सौंपना पड़ा। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। दूसरा विश्व युद्ध हुआ और जापान इसमें हार गया। चीन जीतने वालों के साथ था। जापान की हार के बाद जीत में साथ देने के उपहार में अमेरिका और ब्रिटेन ने आपसी सहमति से ताइवान को मिलिट्री कमांडर चैंग काई शेंग को सौंप दिया। इस वक्त चीन के एक बड़े हिस्से पर इनका कंट्रोल था और जिस हिस्से पर इनका कंट्रोल था उसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था। इनकी नेशनलिस्ट पार्टी का नाम था कुओमिंटैंग। अंग्रेजी में इसका मतलब होता है चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी। तो चैंग काई शेक ने अपने अधिकार वाले बड़े रिपब्लिक ऑफ चाइना में 25 दिसंबर 1947 को एक संविधान लागू कर दिया जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता था कि पूरी दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध के बाद तस्वीर बदल रही हो तो ये हिस्सा बदलावों से अछूता रह जाता। चीन के भीतर ही पावर टसल शुरू हो गया। एक तरफ चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी थी तो दूसरी तरफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। दोनों ने चीन के स्कूल कॉलेजेस में अपने विचारधारा के विस्तार के लिए खूब जोर लगाया। इसके बाद 1948 में चीन में इन दोनों पार्टियों के बीच सिविल वॉर शुरू हो गया। 1948 में चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी के प्रभाव वाली नेशनल असेंबली ने 10 मई 1948 को कम्युनिस्ट विद्रोहियों के खिलाफ अस्थायी प्रोविजन भी पारित कर दिए। ये एक तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन थी जो चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी की सत्ता वाले रिपब्लिक ऑफ चाइना में सत्ताधारी पार्टी को संविधान के दायरे से बाहर अधिकार देती थी। लेकिन फिर माओ की कम्युनिस्ट आर्मी ने चैंग की नेशनलिस्ट धड़े वाली पार्टी को ओवरपावर कर दिया और चैंग और उनके सहयोगियों को भागकर ताइवान जाना पड़ा। वहां उन्होंने अपनी तानाशाही कायम की और ये साल था 1949 का। फिर चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी ने वहां ताइवान को एक अलग देश घोषित कर दिया और कहा कि जिस हिस्से पर उनका नियंत्रण है वही रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम का हकदार है। उधर कम्युनिस्ट पार्टी ने बाकी हिस्से का नाम बदलकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रख दिया। 1966 में दक्षिणी ताइवान में पहली बार एक्सपोर्ट प्रोसेस का जोन बना और इससे ताइवान के विकास की राह खुली। फिर 80 के दशक में आकर चीजें थोड़ी बेहतर होने लगी। चीन ने नया फॉर्मूला निकाला, वन कंट्री टू सिस्टम, यानी एक देश बस दो सिस्टम। इस फॉर्मूला के अंतर्गत चीन की तरफ से कहा गया कि अगर ताइवान इसे मान लेता है तो उसे बहुत हद तक स्वायत्तता दी जाएगी। ताइवान ने यह प्रस्ताव नहीं माना, मगर उसका रवैया थोड़ा नरम जरूर हुआ। 1971 में एक बड़ा बदलाव तब हुआ जब रिपब्लिक ऑफ चाइना ने यूएन से विड्रॉ कर लिया। लेकिन फिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतंत्र समर्थकों पर वहां अत्याचार करना शुरू कर दिया। 1987 में जाकर ताइवान में 1949 से जारी मार्शल लॉ खत्म किया गया और नए राजनीतिक दल बनाने और न्यूज पब्लिकेशंस पर बैन खत्म हुआ। ऐसा लगा कि इस इलाके में लोकतंत्र फल फूल रहा है। रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लोगों के बीच में आना जाना शुरू हुआ। 1991 में जाकर ताइवान ने ऐलान किया कि चीन के साथ चल रहा उसका बरसों पुराना झगड़ा अब खत्म होता है। लेकिन फिर से बाद के सालों में ताइवान के भीतर आजादी की आवाजें तेज होने लगी और लोकतंत्र की मांग भी तेज होने लगी। अभी वहां राष्ट्रपति हैं त्साई इन-वेंग, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की मुखिया हैं। ये पार्टी चीन से आजादी का समर्थन करती है। त्साई ने 2016 में मा इंग-जो को हराया था।
मां की कोमिंतांग पार्टी चीन के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रही थी और उनके साथ चीन की चाहत के मुताबिक किसी चाइनीज ताइवान की संभावना बन सकती थी, मगर त्साई इन-वेंग ने चाइनीज ताइवान का विकल्प ही नहीं माना। उनका कहना है कि ताइवान यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना पहले से ही एक आजाद देश है और अब इस मांग पर ताइवान को अमेरिका का भी साथ मिल रहा है। लेकिन त्साई की जीत बताती है कि ताइवान में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो कि चीन से आजादी की समर्थक है, लेकिन चीन भी ताइवान की पब्लिक के मूव को लेकर चौकन्ना है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना एक दूसरे की संप्रभुता को नहीं मानते। चीन ताइवान को हमेशा एक ऐसे प्रांत के रूप में देखता है जो उससे अलग हो गया है, मगर आज नहीं तो कल उसका हिस्सा बन जाएगा। ताइवान और चीन दोनों के हित और इनके मिजाज मेल नहीं खाते। ताइवान के लोग लोकतंत्र में यकीन रखते हैं और चीन तानाशाही में। ऐसे में लोकतंत्र के मुद्दे पर ताइवान और चीन के बीच खाई बहुत बड़ी है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो आज के हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री सेगमेंट में आपने जाना कि चीन और ताइवान क्यों झगड़ते हैं, इनका इतिहास क्या रहा है और इन दोनों के बीच जो कड़वाहट देखने को मिलती है उसका क्या कारण है। हमारा ये वर्ल्ड हिस्ट्री सेगमेंट आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगले वर्ल्ड हिस्ट्री सेगमेंट में आप किस बारे में जानना चाहते हैं आप ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तब तक देश और दुनिया की जानकारी के लिए देखते रहिए दुनिया तक।